आप सभी बच्चों का कक्षा 8 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इसके पहले हम जो हमारा पहला अध्याय चल रहा है कक्षा 8 से संबंधित, उसमें हमने यह पढ़ा कि रक्षा और प्रतिरक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में क्या क्या नवीनतम प्रगति हुई है विज्ञान में। आज हम उसके आगे के बारे में, कुछ क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति क्या हुई है विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगला जो क्षेत्र है वह है तकनीकी के क्षेत्र में। तकनीकी के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है, नवीनतम चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी की क्या क्या योगदान है, हमारा पहला टॉपिक है। पहले चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनों जैसे स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोपी, इन सब का प्रयोग रोगों की जांच के लिए किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में बढ़ती हुई घातक बीमारियों से बचने के लिए एवं रोकथाम के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। अतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीक का प्रयोग हुआ। पहले कुछ निदानात्मक व्यवस्थाएं थी, जांच की व्यवस्था थी बीमारियों की, जैसे स्कैनर काफ़ी समय से है, एक्सरे होता था, एंडोस्कोपी होता था। लेकिन कुछ ऐसे कठिन रोग हैं जिनकी जांच के लिए यह जो निदान मूलक व्यवस्था थी वह पर्याप्त नहीं थी। तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत बहुत से ऐसे नए तकनीकों का विकास हुआ, उपचार मूलक तकनीकों का, जिनसे इन असाध्य रोगों को समझने में सहायता मिली। यह जो तकनीकें हैं जैसे रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन जिसे कहते हैं आप, मैग्नेटिक रेजोनेंस, एमआरआई, सोनोग्राफी, ये सब ऐसे ही क्षेत्र हैं जिनमें विकास के कारण आज बहुत से असाध्य रोगों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस क्षेत्र में टेली चिकित्सा भी एक महत्वपूर्ण प्रगति है चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत 5-6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से विचार विमर्श करके रोगी का चेकअप कराया जा सकता है। चिकित्सा के नवीन उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण, तमाम अंग बदल दिए जाते हैं, और हीमोडायलिसिस, प्रोस्थेसिस, ये सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि आधुनिक चिकित्सा प्रगति में नवीनतम तकनीकी के योगदान हैं। भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैंक नामक टीके की खोज की थी। एक विषाणु, बहुत ही घातक विषाणु था जीका, उसके लिए जीका बैंक नामक टीके की खोज भारत ने की थी। तो काफ़ी प्रगति चिकित्सा के क्षेत्र में हुई, नई नई मशीनों की खोज की गई जांच के लिए, बीमारियों को पता करने के लिए। तो यह प्रमुख योगदान है। कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान है, या देखें। आधुनिक युग में कृषि के आधुनिक उपकरण जैसे उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधन के प्रयोग से कृषि में काफ़ी वृद्धि हुई है। कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, ये सभी योजनाएं जो हैं वह नवीन विज्ञान एवं तकनीकी की ही देन है, जिसकी सहायता से आज बहुत ही अधिक मात्रा में उपज प्राप्त होती है। तो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति। ये सब क्रांतियाँ नाम भले रंग से दिया गया है, लेकिन इनका संबंध कहीं न कहीं कृषि उपज से जुड़ा हुआ है। जैसे हरित क्रांति अनाज उत्पादन से, जो खाद्यान्न है जैसे गेहूं चावल के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति सरसों के उत्पादन से संबंधित है, सरसों के पीले हैं फूल, उससे संबंधित है। और भूरी क्रांति यह झींगा उत्पादन से संबंधित है। यह भी एक कह सकते हैं मत्स्य पालन है, कृषि का ही एक भाग होता है। तो यह सारी चीज़ें जो हैं वह कहीं न कहीं नवीनतम जो प्रगति हुई है विज्ञान के क्षेत्र में, उसी का योगदान है। कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि क्षेत्र की क्षमता का अत्यधिक दोहन ही अभिनव कृषि का उद्देश्य है। अभिनव माने आधुनिक कृषि जो है उसका उद्देश्य यह है कि न्यूनतम क्षेत्रफल में अधिकतम उपज प्राप्त करना। तो यह जो कृषि क्षेत्र की क्षमता है उसका अधिकतम उपयोग कर पाना, यही आधुनिक कृषि का उद्देश्य होता है। इसके तहत उन्नत पैदावार के लिए क्या करते हैं, जैव कृषि यानी हरी खाद के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। हरी खाद
भूमि को पोषण प्रदान करती है और रासायनिक उर्वरकों की भांति भूमि को कोई क्षति नहीं पहुंचाती है। जैसे रासायनिक उर्वरक जो आप प्रयोग करते हैं खेतों में, उनसे भूमि को काफ़ी क्षति पहुंचती है, लेकिन जो हरी खाद है वह भूमि को पोषण प्रदान करती है और उसी में मिल जाती है, मिट्टी का अंश बन जाती है, वह ज़मीन को नुकसान नहीं करती है। लेकिन रासायनिक खादें, उनके जो रासायनिक तत्व होते हैं वह सदैव ज़मीन में बने रहते हैं और पौधों के माध्यम से वह हमारे शरीर तक भी पहुंचते हैं और मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो हरी खाद के माध्यम से आज अभिनव कृषि का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभिनव कृषि के अंतर्गत जैव कीटनाशक नियंत्रण विधि एवं नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग हो रहा है। इस जो नई तकनीक है अभिनव कृषि की, उसके तहत जो है जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि, मतलब जैविक तरीके से कीटनाशकों की रोकथाम, इसका प्रयोग किया जा रहा है। और इसके अलावा नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग हो रहा है कि जो नाइट्रीकरण होता है वह ना होने पाए। जहाँ जल की उपलब्धता की कमी है वहाँ पे छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र विधि का भी प्रयोग होता है। तो यह आधुनिक योगदान है कृषि के क्षेत्र में, नवीनतम जो प्रगति की है विज्ञान ने। जैविक खेती का विकास और अभिनव कृषि का उत्थान। अगला जो क्षेत्र है वह परिवहन के क्षेत्र में है। परिवहन क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहे हैं नवीनतम विज्ञान एवं तकनीकी के। परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति से क्या हुआ है कि हम काफ़ी दूर दूर के क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ से चलकर काफ़ी दूर दूर के क्षेत्रों तक पहुँचने में आसानी होने लगी है। और परिवहन की प्रगति के कारण दिन में जो यात्रा थी, जो समय काफ़ी बर्बाद होता था, वह कम से कम समय में होने लगा है। रेल, सड़क, जल, वायु परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। परंतु विश्व की अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी का लगातार प्रयास जारी है। जैसे और भी उन्नत तकनीकों का प्रयोग विश्व में होता है, तो उन तकनीकों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक भी लगातार प्रयासरत हैं। परिवहन के क्षेत्र में जो नवीनतम तकनीकी है उसके अंतर्गत क्या क्या विकास होने हैं। मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन, मोनो रेल, यह रेल से संबंधित विकास हैं। इतने तरह की रेल और विकसित की जा सकती हैं, इनके अवसर हैं भी। और इनसे जो है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा एवं सीएनजी गाड़ियों के प्रयोग को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जो नवीनतम तकनीकी विज्ञान की आ रही है उसमें इको फ्रेंडली, प्रकृति से सहयोग रखने वाली तकनीकों के बारे में अधिक जोर दिया जाता है, जिससे प्रकृति को कम से कम नुकसान हो सके। रेलों की स्पीड बढ़ाकर जो है रेल यातायात को नवीन रूप देने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो यह जो चीज़ें हैं ये नवीनतम तकनीकी का ही योगदान माने जाते हैं। तो यह था आज का लेसन। आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखें और फिर हमसे आप दिक्कत होती है तो उसको कमेंट करके, फ़ोन करके हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।